हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वरुण साइंस हब। जैसा कि आपको पता है कि आज आपका यानी क्लास 10th का साइंस का पेपर था। आई होप बहुत ही अच्छा हुआ होगा। इस वीडियो के अंतर्गत हम उस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें, जिससे कि उनको भी पता चल जाए कि उनका इस पेपर के अंतर्गत कितना स्कोर बनने वाला है। अगर सबसे पहले हम बात करें कि जो पेपर का लेवल था वो कैसा था, सबसे पहले बात आती है पेपर के लेवल की। तो लेवल आपके पेपर का था मीडियम। कहने का मतलब ये है कि ना तो आपका पेपर ज़्यादा कठिन था और ना ही आपका पेपर ज़्यादा सरल था। मीडियम लेवल का पेपर था। जो चीज़ें एनसीईआरटी में दी हुई हैं वो एज इट इज हैं, ना कोई क्वेश्चन बाहर है आपका एनसीईआरटी से। ठीक है, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं हम इस पेपर का सॉल्यूशन, जिसमें आपका पहला प्रश्न था, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि रक्त में शर्करा स्तर का नियमन करती है। यानी विच एंडोक्राइन ग्लैंड रेगुलेट शुगर लेवल इन ब्लड। यानी ब्लड के अंदर जो ब्लड होता है उसके अंदर रक्त में शर्करा का स्तर यानी ग्लूकोज के स्तर का नियमन कौन सी ग्रंथि करती है। तो इसका आंसर था आपका ऑप्शन नंबर डी, अग्नाशय ग्रंथि होती है। वो इस ग्लूकोज के जो रक्त के अंदर शर्करा स्तर का नियमन करती है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या था, अगला प्रश्न था, कौन से जीव में द्विखंडन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति हो सकती है। तो आपने एनसीईआरटी के अंदर दो एग्जाम्पल पढ़े होंगे, एक तो आपका अमीबा और दूसरा लेशमानिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लेशमानिया। थर्ड क्वेश्चन था आपका, थर्ड क्वेश्चन क्या था, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया कहाँ होती है। अब आपको इस क्वेश्चन में कार्बन डाइऑक्साइड जल को छोड़ के ऊर्जा देखते ही पता चल गया होगा कि यहाँ बात हो रही है आपके माइटोकॉन्ड्रिया की। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न था आपका, अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं। तो आपको पता है कि अलैंगिक जनन के अंतर्गत एक ही जीव भाग लेता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, एक। अगला प्रश्न था आपका, आहार श्रृंखला में सूक्ष्म जीवों की प्रमुख भूमिका है। यानी जो आहार श्रृंखला होती है उसके अंतर्गत जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी भूमिका क्या होती है। तो उनकी भूमिका होती है अपमार्जक की या अपघटक की बोल सकते हैं आप इनको। तो इंग्लिश में बोलते हैं डिकम्पोजर की तरह कार्य करते हैं जो आपके सूक्ष्म जीव होते हैं। अगला प्रश्न था आपका, अगला प्रश्न क्या था, पीड़कनाशी की आहार श्रृंखला में बढ़ती हुई मात्रा क्या कहलाती है। यानी जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, उनके इन जो अमाउंट है उनकी इंक्रीज होती जाती है आहार श्रृंखला के अंदर, फूड चेन के अंदर। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जैव आवर्धन। क्या कहते हैं, जैव आवर्धन। अगला प्रश्न था आपका, एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के 7 अवयवी वर्णों में विभाजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर था आपका क्या कहलाती है, विक्षेपण। क्या कहलाती है, विक्षेपण कहलाती है। अगला क्वेश्चन था आपका, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है। तो तारों के टिमटिमाने का कारण होता है आपका वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन। इस क्वेश्चन का आंसर तो आप वैसे भी लगा सकते थे, क्योंकि 10th के अंतर्गत ना तो व्यतिकरण है, ना ध्रुवण है, ना आंतरिक परावर्तन है। नाम दिया हुआ है बस, जो आपका इंद्रधनुष बनता है वहाँ पर, और ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है। तो इसको तो आप वैसे भी कर सकते थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला क्वेश्चन था आपका कि दो भौतिक राशियां ए यानी 3 ओम, बी 7 × 10⁻⁵ ओम इंटू मीटर के मान चालकों की लंबाई दोगुनी करने पर ए और बी के संगत मान क्रमशः होंगे। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत थी। ये ऐसा प्रश्न 2024 के अंतर्गत भी पूछा गया था। इसके लिए क्या करना था आपको सूत्र लिखना था प्रतिरोध वाला, R बराबर रो इंटू एल अपॉन ए, ये सूत्र था। अब यहाँ क्या किया गया है कि जो R है उसको A बता दिया गया है, R को क्या बता दिया गया है, A। अब ये चीज़ कैसे पता चली आपको, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो A की इकाई दी हुई है वो ओम में दी हुई है, और ओम किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध का। ठीक है, तो A तो क्या था R, और जो B दिया हुआ है वो आपका क्या है, रो है। क्या है B,
रो है आपका, वो कैसे पता चला? क्योंकि बी की जो इकाई है वही इकाई किसकी होती है? रो की होती है, यानी प्रतिरोधकता की होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ए था वो आर था और जो बी था वो रो था। अब इन्होंने क्या किया कि चालकों की लंबाई दोगुनी कर दी। ठीक है, अब हमें पता है कि जो आपका आर है वो लंबाई के समानुपाती है। कहने का मतलब अगर आप लंबाई को दोगुनी करते हो तो आपका प्रतिरोध भी दोगुना हो जाएगा। पहले प्रतिरोध कितना था? 3 ओम। अब जैसे ही लंबाई दोगुनी करी तो प्रतिरोध भी क्या हो गया आपका? दोगुना हो गया। और कितना हो जाएगा? 6 ओम। यानी जो ए का मान है वो तो कितना हो जाएगा? 6 ओम। रही बात आपकी रो यानी प्रतिरोधकता की, अगर आपका पदार्थ चेंज होता है तो प्रतिरोधकता चेंज होती है, बाकी की अपनी प्रतिरोधकता चेंज नहीं होती। और इस क्वेश्चन के अंतर्गत ये कहीं भी नहीं बोला गया है कि आपका पदार्थ चेंज हुआ है। तो जो आपका प्रतिरोधकता का मान है वही का वही रहेगा जो क्वेश्चन में दिया है, क्योंकि यहाँ पर पदार्थ चेंज नहीं हुआ है। पदार्थ की प्रकृति पर जो प्रतिरोधकता है वो निर्भर करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इस प्रकार। ए, इसमें देख सकते हैं ए 6 ओम है, बी 7 × 10⁻⁵ ओम इंटू मीटर है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन था आपका विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। उसके बाद है आपका क्षण चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। इसमें आपको सावधानी बरतने की थोड़ी ज़रूरत थी, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है भीतर, यानी जो क्षण चुंबक होती है उसके भीतर पूछा गया है, ना कि बाहर। अगर आप इसको पढ़ने में थोड़ी सी भी जल्दबाजी कर देते हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लगा के आए होंगे, जैसा मैं सोच रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए, जो कि इसका बिल्कुल गलत आंसर है। क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि भीतर की दिशा, बाहर नहीं पूछा है। दिशा कहाँ पूछी है? भीतर। और हम जानते हैं कि नॉर्थ, बाहर होती है नॉर्थ से साउथ, यानी उत्तर से दक्षिण। लेकिन अंदर की बात करें तो अंदर होती है आपकी कहाँ से? दक्षिण से उत्तर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। अगला क्वेश्चन था आपका फ्लेमिंग के वाम अस्त नियम के लिए सही है। फ्लेमिंग के वाम अस्त नियम के लिए कौन कौन सी ऑप्शन सही है? ऑप्शन फर्स्ट था तर्जनी, जो आपके मिडिल फिंगर के बगल वाली उंगली होती है, मिडिल फिंगर और थंब के बीच वाली जो उंगली उसको बोलते हैं तर्जनी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, सही बात है। अंगूठा चालक पर बल की दिशा को बताता है, यह भी सही बात है। मध्यमा उंगली यानी बीच की जो उंगली आपकी मिडिल फिंगर वो किसको बताती है? विद्युत धारा को। तीनों के तीनों पॉइंट आपके फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम के लिए करेक्ट हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन था आपका, अगला क्वेश्चन क्या था? बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र पूछा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर था आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या था कि Fe+H2O मिलकर बनाते हैं Fe3O4+H2। उपयुक्त अभिक्रिया की संतुलित समीकरण में Fe का गुणांक, यानी इस अभिक्रिया को आपको संतुलित करना है और उसके बाद बताना है जो Fe का गुणांक है वो कितना है। तो आपको अभिक्रिया को पूरी संतुलित करने की ज़रूरत नहीं थी, वैसे आप कर सकते थे। आप देख सकते हैं उत्पाद में Fe यानी आयरन 3 है, जबकि जो अभिकारक है उसके अंतर्गत जो आपके आयरन है वो 1 है। तो इसलिए आपको यहाँ आयरन के सामने 3 का गुणा करना पड़ेगा और आपका जो Fe का गुणांक है वो कितना बन जाएगा? 3 बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन था आपका कि ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस प्रस्तुत करने वाली धातु है, यानी ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी धातु हाइड्रोजन गैस देगी? जनरली हमने पढ़ा है कि जो धातुएं होती हैं वो जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस दे देती हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेशली बोला गया है ठंडे जल के साथ। तो आपने 3 धातु पढ़ी होंगी जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, उनमें से आपकी एक थी सोडियम। कौन सी थी? सोडियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस दे देती है? हाइड्रोजन गैस देती है। अगला क्वेश्चन था आपका अभिक्रियाशीलता का सही घटता क्रम है। अभिक्रियाशीलता का सही घटता क्रम है, तो जो आपका अभिक्रियाशीलता का सही घटता क्रम है वो आपका मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील, उसके बाद जिंक और सबसे कम क्या हो जाएगी आपकी? आयरन। ये था आपका अभिक्रियाशीलता का सही घटता क्रम। अगला क्वेश्चन था आपका
कार्बोक्सिलिक अम्लों में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंतर्गत आपको समूह देखने को मिलता है COOH, और उसी को यहाँ पर ओपन करके बना दिया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन था हाइड्रोजन की परमाणु संख्या है, यानी हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है। तो सभी को बताए हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है आपका 1। कितना होता है? 1। ये थे आपके MCQ। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थानों में पहला था आपका जीवों में वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं खाली जगह कहलाते हैं। तब इसका आंसर था आपका जैव प्रक्रम। क्या आंसर था? जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन था अमीबा अंगुली रूपी प्रवृत्ति से भोजन के कणों को घेर लेते हैं तथा संगलित होकर खाली जगह बनाते हैं। तो या तो आपको इसको लिख सकते हैं खाद्य दानी, या इसको लिख सकते हैं आप खाद्य रिक्तिका। क्या लिख सकते हैं? खाद्य रिक्तिका। ये इसका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन था आपका लक्षणों की वंशानुक्रम के नियमों का प्रतिपादन खाली जगह ने किया था। तो इसका आंसर था आपका ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या था आंसर? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है। अगला क्वेश्चन था आपका लैंगिक जनन में संतति में गुणसूत्रों की संख्या खाली जगह बनी रहती है। तो इसका आंसर था आपका समान। कैसी बनी रहती है? समान बनी रहती है। अगला क्वेश्चन था जलीय विलयन में HCl के वियोजन से प्राप्त ऋणायन का सूत्र खाली जगह है। तो जलीय विलयन में जैसे ही आप इसको डालोगे तब ये बनता है H+1Cl-1। जिसको आप सामान्यतः लिख सकते हैं H+Cl-। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब ऋणायन का सूत्र पूछा है तो सूत्र क्या हो जाएगा? Cl-1। अगर इसी को पूछ लेता नाम क्या है उसका, तो इसको बोलते हैं क्लोराइड। ये हो गया आपकी खाली जगह। अब बात करते हैं 1 नंबर वाले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन था आपका मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तदाब, लार आना, बमन को नियंत्रित करता है। तब इसका आंसर था आपका मेडुला। क्या आंसर था? मेडुला आंसर था आपका। अगला क्वेश्चन था आपका पादपों में कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। पादपों में कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। इसका आंसर था साइटोकाइनिन। क्या आंसर था इसका? साइटोकाइनिन आंसर था इसका। अगला क्वेश्चन था आपका 2 अलग अलग लक्षणों की वंशानुक्रम में F2 पीढ़ी लक्षण प्रारूप अनुपात लिखिए। देखो यहाँ इसको अगर डायरेक्ट ही बोल देता द्विसंकरण की लक्षणों की वंशानुक्रम में F2 पीढ़ी का लक्षण प्रारूप अनुपात लिखिए, तब ये क्वेश्चन थोड़ा सा और सरल हो जाता। उसने थोड़े से क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज की है। 2 अलग अलग लक्षणों का अध्ययन कहाँ पर किया जाता है? द्विसंकरण में, और उसके F2 पीढ़ी का लक्षण प्रारूप अनुपात पूछ रहा था। तब इसका आंसर था 9331, यानी 9:3:3:1। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था एक लंबे और एक बौने पौधे में संकरण करवाने पर F1 पीढ़ी में कौन से लक्षण प्रकट होते हैं। तो एक लंबा एक बौना, यानी कैपिटल टी इंटू, यानी संकरण स्मॉल टी। अब जैसे ही आप इनका संकरण कराओगे तो देखो यहाँ मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। कहने का मतलब ये है कि ये थे आपके जनक और ये थी आपकी F1 पीढ़ी। तो आप देख सकते हैं कि F1 पीढ़ी के अंतर्गत आपको सभी के सभी पौधे कैसे मिल रहे हैं? कैपिटल टी और स्मॉल टी। और कैपिटल टी और स्मॉल टी को बोलेंगे हम पौधे कैसे हैं? सभी लंबे। कैसे पौधे हैं? लंबे पौधे हैं। ठीक है। तो इसका आंसर आप कैपिटल टी स्मॉल टी भी लिख सकते हैं और आंसर लिख सकते हैं सभी पौधे कैसे मिलेंगे F1 पीढ़ी के अंतर्गत? लंबे। अगला क्वेश्चन था आपका वायुमंडल में ओजोन परत क्यों आवश्यक है। देखो अगर वायुमंडल के अंतर्गत ओजोन परत नहीं होती तो क्या होता? लोगों को पराबैंगनी किरणों से हानि होती, या ऐसे लिख सकते हैं कैंसर होने की संभावना ज़्यादा रहती। अगला क्वेश्चन था आपका गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को परिभाषित कीजिए। तो आपको पता है जो गोलीय दर्पण होते हैं वो एक गोले का भाग होते हैं और उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। अगला क्वेश्चन था आपका लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए। तो लेंस द्वारा किरणों को अवसरित या अपसरित करने की क्षमता क्या कहलाती है? लेंस की क्षमता। ठीक है। अगर इसके ऐसे ही मात्रक की बात करें तो किसमें नापते हैं? क्षमता को डायोप्टर में।
विद्युत चुम्बक क्या है? तो ऐसी चुम्बक जिसमें विद्युत प्रवाहित करने पर अपना प्रभाव दिखाती है वो क्या कहलाती है? विद्युत चुम्बक कहलाती है, यानी विद्युत की उपस्थिति में ही कार्य करती है। अगला क्वेश्चन था विद्युत परपथों में फ्यूज का क्या कार्य है? तो विद्युत परपथ फ्यूज को, जो विद्युत परपथों में फ्यूज होता है वो उसको शॉर्ट सर्किट से बचाता है, यानी परपथ को हानि होने से बचाता है। अगला क्वेश्चन था जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बनाते हैं। तो इसके लिए पहले तो आपको लिखना उपरोक्त शब्द समीकरण के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। इसको क्या करना था? समीकरण बनाकर संतुलित करना था। तो जिंक को लिखते हैं अपन Zn प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल को लिखते हैं H2SO4, और ये क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट को लिखते हैं ZnSO4 प्लस H2। अब इसको संतुलित करने के लिए आपसे बोला गया था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो अभिक्रिया दी हुई है आपकी वो पहले से ही संतुलित है। कैसे? कहते जिंक अभिकारक में कितने? 1, उत्पाद में कितना? 1। हाइड्रोजन अभिकारक में कितने? 2, उत्पाद में कितने? 2। सल्फर कितनी है? अभिकारक में 1, उत्पाद में कितनी है? 1। ऑक्सीजन कितनी है अभिकारक में? 4, उत्पाद में कितनी है? 4। तो इसके नीचे आपको लिखना था बस कि दिया हुआ रासायनिक समीकरण पहले से ही संतुलित है। ठीक है, या फिर ऐसे के ऐसे ही लिखकर छोड़ सकते थे आप। अगला क्वेश्चन था आपका कि उपरोक्त अभिक्रिया में X यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देख सकते हैं आप क्या बनाएगा? X बना रहा है। अब X का सूत्र क्या था? तो इसका आंसर था कैल्शियम कार्बोनेट। क्या था? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन था आपका सबसे अधिक तन्य धातु का नाम। तो जो सबसे अधिक तन्य धातु थी वो होती है आपकी सोना। क्या होती है? सोना होता है। अब दे आपका अगले प्रश्न था कि भोजन के पाचन में लार की भूमिका को समझाइए। यानी भोजन के पाचन में लार क्या क्या भूमिका निभाती है? तो आपको पता है कि लार के अंदर टाइलिन या एमाइलेज बोलो आपको, जो टाइलिन है, अब ये क्या होगा? टाइलिन एंजाइम जो भोजन आता है स्टार्च को किसमें तोड़ देता है? छोटे छोटे खंडों ग्लूकोज में तोड़ देता है। वो कहाँ स्थित होता है? लार के अंदर। उसके बाद पादपों और रासायनिक समन्वय कैसे होता है? तो आपको जो पादपों के हार्मोन थे उनके बारे में लिखना था, बताना था कि पादपों में ये हार्मोन ये करता है, ये हार्मोन ये करता है। उसके बाद मानव के मादा जनन तंत्र में, कौन से? मादा जनन तंत्र में पाए जाने वाले 2 अंगों के कार्य लिखिए। आप किसके भी लिख सकते थे, 2 अंगों के कार्य लिखने थे आपको, मादा जनन तंत्र के 2 अंगों के कार्य। अगला प्रश्न था आपका पारेतंत्र में ऊर्जा प्रवाह सदैव एक दिशात्मक होता है, स्पष्ट करिए। तो आपको इसमें क्या करना था? पारेतंत्र में ऊर्जा प्रवाह का आरेख बनाना था और उसमें आपको बताना था ऊर्जा प्रवाह में एक दिशा कैसे होता है, मतलब इसकी हिंदी लिखनी थी आपको। जैसे एग्जाम्पल ये बना दिया आपने, तो यहाँ जो एनर्जी थी वो कितनी थी, यहाँ एनर्जी थी वो कितनी थी, उसके बाद बताना था ये आपको इसमें लिखकर। उसके बाद है आपके अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए। तो अवतल दर्पण के 2 उपयोग आप देख सकते हैं कि जो दंत चिकित्सक होते हैं वो दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए उपयोग करते हैं, और जो आपकी गाड़ियों की हेडलाइट होती हैं उनमें भी किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण का। तो 2 उपयोग लिखने थे आपको, जरूरी नहीं है यही लिखने थे, 4-5 उपयोग, 4-5 उपयोग दिए हुए आपके एनसीईआरटी उनमें से कोई भी लिख सकते थे आप। अगला है खतरे के संकेत यानी सिग्नल लाल रंग के क्यों होते हैं, समझाइए। तो जो खतरे के संकेत होते हैं वो लाल रंग के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि जो लाल रंग होता है उसका प्रकीर्णन कम होता है, तो दूर से दिखाई दे जाता है। अगला प्रश्न था आपका निम्नांकित विद्युत अवयवों के प्रतीक बनाइए। पहला था आपका प्लग कुंजी, और प्लग कुंजी वो भी कैसी है? खुली हुई। दूसरा था धारा नियंत्रक। तो प्लग कुंजी ऐसे बनानी थी आपको, ये खुली हुई है, और जो धारा नियंत्रक है उसको ऐसे बनाना था, या तो ऐसे बना दो या फिर ऐसे करके ऐसे बना दो। ऐसे बनाना था आपको धारा नियंत्रक। इन दोनों के क्या बनाने थे? प्रतीक बनाने थे। अगला क्वेश्चन था आपको घरेलू विद्युत परपथों में सामान्यतः विद्युत साधित्र यानी उपकरणों को किस क्रम में जोड़ते हैं और क्यों? तो जो घरेलू विद्युत उपकरण होते हैं उनको सामान्यतः अपन समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं। अब आपको ये भी पता है कि पार्श्व क्रम में जो आपकी धारा होती है वो अलग अलग डिवाइड हो जाती है। कहने का मतलब अगर मान लो कोई एक बल्ब खराब हो गया आपका, तो एक स्विच पर आपकी धारा ना जाके बाकी में जाएगी, लेकिन जो आपका श्रेणी क्रम है उसमें ऐसा नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर आप इसमें समांतर क्रम संयोजन के लाभ भी लिख सकते थे, तब भी आंसर सही था।
उसके बाद आंसर था निष्कर्षण प्रक्रम में जिंक सल्फाइड को ऑक्साइड में क्यों परिवर्तित किया जाता है, कारण लिखिए। तो देखो जिंक सल्फाइड से डायरेक्ट ही धातु प्राप्त करना मुश्किल है, इसलिए उसको सबसे पहले तो वर्जन द्वारा किसमें चेंज किया जाता है, जो जिंक सल्फाइड है उसको जिंक ऑक्साइड यानी धातु ऑक्साइड में चेंज किया जाता है। उसके बाद कार्बन के अपचयन करा के धातु प्राप्त कर ली जाती है, इसलिए जिंक सल्फाइड को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। उसके बाद आपको नाइट्रोजन अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी थी। तो अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते हैं इस तरह से कुछ। अब ये भी पता होगा आपको कि नाइट्रोजन है वो कितने कितने अणुओं की साझेदारी करता है, तीन तीन अणुओं की। इस प्रकार आप तीन तीन अणुओं की साझेदारी करा सकते थे। तो यहाँ ऐसे बन जाता और ये ऐसे बन जाता। ये हो जाती है आपके नाइट्रोजन अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। उसके बाद है कुछ प्रकार के पादपों को उगाने के लिए कायक प्रवर्धन का अभ्यास क्यों किया जाता है, दो उदाहरण भी लिखिए। तो देखो यहाँ पर आपको क्या करना था, पहले तो ये बताना था कि कायक प्रवर्धन के द्वारा पौधे उगाए क्यों जाते हैं, और उसके दो उदाहरण लिखने थे। तो आपको कुछ नहीं करना था, यहाँ पर क्या लिखना था, एक तो कारण बता देते, दूसरे दो एग्जाम्पल बताने का मतलब दो लाभ लिख देते आप यहाँ पर, तो भी आपका आंसर सही था। उसके बाद अगर ये नहीं आ रहा था तो ये देख सकते थे आप, अगर कोई बीजाणु द्वारा प्रजनन करता है तो उसे क्या फायदा होगा, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो इससे बढ़िया तो ऊपर वाला ही सही था। उसके बाद अगला क्वेश्चन था आपका कौन सा, 800 वाट अनुमत का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 4 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है, ₹2 प्रति kWh की दर से सितंबर माह का ऊर्जा का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो इसके लिए आपको सूत्र पता होगा, सूत्र होता है P/H/D/1000। अब इससे क्या होगा, आपको डायरेक्ट ही kWh मिल जाते हैं। अब P का मान यानी पावर, H का मतलब घंटे, डे का मतलब दिन। पावर कितनी थी 800 इंटू घंटे कितने थे 4 इंटू चलाना कितने दिन है। अब देखो यहाँ पर दिन नहीं दिए गए हैं लेकिन महीने का नाम दिया गया है सितंबर। तो सितंबर है जो आपका लगभग 30 दिन, कितने 30 दिन। तो यहाँ का लिख दें 30/1000, 30 से 30 कैंसिल। अब देखो 3 × 4 करोगे तो 12, 12 × 8 करोगे तो 96, यानी जो आपकी यूनिट थी kWh वो कितनी आ गई 96 kWh। और अब 96 kWh आ गई, लेकिन 1 kWh का मान कितना है ₹2। 96 का कितना हो जाएगा 96 × 2, यानी 6 × 2 करोगे तो 12 असल 1, और 2 × 9 करोगे तो 9 दूनी 18, 1 19। ₹192 बनने वाले थे आपके। कितने, कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर था उसको 4 घंटे प्रतिदिन सितंबर में चलाने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन था आपका कि दिए गए विद्युत परिपथ में अमीटर का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। अमीटर का पाठ्यांक यानी जो जी यहाँ पर लगा हुआ है इसके पाठ्यांक ज्ञात करना था। तो आपको पता है जो अमीटर था वो जो अमीटर है वो क्या नापता है, धारा। इसका मतलब आपको धारा ज्ञात करनी थी। अब धारा ज्ञात कैसे करते, तो सबसे पहले तो आपको ज़रूरत थी आर यानी प्रतिरोध की, वो भी क्या कुल प्रतिरोध चाहिए इन सबका। ये नहीं कि इसका अलग निकाल दो, इसका अलग निकाल दो, इसका अलग निकाल दो, सभी का कुल प्रतिरोध चाहिए। और आपको विभवांतर तो दिया हुआ है, तो इसके लिए आपको क्या करना था कि इन तीनों का सबसे पहले तो निकालना था, क्योंकि ये तीनों समांतर क्रम में थे तो आपको इनको लाना था श्रेणी क्रम में। अब आप देख सकते हैं समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में सूत्र लगाते हैं हम 1/R1 1/R2 1/R3। तो यहाँ क्या लगें 1/3 1/3 और 1/3। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तब आंसर आ जाएगा आपका 1 ओम। कहने का मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 ओम। अब आप देख सकते हैं ये वाला 1 ओम, मैं दूसरे पेन से लिख के बताता हूँ आपको। एक तो ये 1 ओम, दूसरा ये 1 ओम, और दूसरा ये 2 ओम। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 1 ओम प्लस 1 ओम प्लस 2 ओम, टोटल जो रेजिस्टेंस है यानी कुल प्रतिरोध है वो कितना आ जाएगा आपका 4 ओम। अब हमें क्या निकालना था, अमीटर का पाठ्यांक यानी विद्युत धारा। तो जो हमारा आर टोटल था यानी परिपथ का कुल प्रतिरोध था वो कितना था 4 ओम। विभवांतर कितना था हमारा 8 ओम। इसके लिए हमें फिर आगे क्या करना था, V/IR सूत्र लगाना था। उसके बाद V का मान कितना था हमारे पास, V का मान कितना था हमारे पास 8 वोल्ट। अब I निकालनी थी लेकिन R का मान कितना था हमारे पास, कितना आया था 4 ओम। तो I का मान कितना आ जाएगा 8/4, 4 से डिवाइड कर दो 2 एम्पियर। तो इस प्रकार
जो आपका विद्युत परिपथ में एमीटर लगा था उसका पाठ्यांक कितना था, 2 एम्पियर। अगला प्रश्न था आपका Pb प्लस Cl2 मिलकर बनाते हैं X प्लस Cu। अब ये आपकी एक विस्थापन अभिक्रिया दी हुई है, इसमें आपको X बताना था। तो इसके लिए आपको क्या करना था, कुछ नहीं करना था, जो आपका Pb है वो Cu को हटा देगा, सूत्र क्या बन जाएगा, PbCl2। क्या बन जाएगा, PbCl2। अब रासायनिक सूत्र ये हो गया। और उसके बाद नाम लिखना है, नाम क्या हो जाएगा, लेड क्लोराइड। क्या हो जाएगा, लेड क्लोराइड। अगला प्रश्न क्या था कि एक अभिक्रिया दी हुई थी, उपरोक्त अभिक्रिया में X का रासायनिक सूत्र और नाम लिखना था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल दिया हुआ है। इसको देखते ही आपको पता लगना चाहिए कि ये क्या था, प्रकाश संश्लेषण वाली अभिक्रिया थी। और आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण ग्लूकोज बनता है, क्या बनता है, ग्लूकोज। तो सूत्र क्या था, C6H12O6। ये तो सूत्र हो गया, नाम क्या था, ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन था कि कार्बन परमाणु में कौन सा परिवर्तन होने पर C-4 ऋणायन बनेगा, समझाइए। तो ये आपके जो एनसीईआरटी दी हुई है उसके चैप्टर नंबर 4 का फर्स्ट पेज पर ही दिया हुआ है इसका विवरण। इसमें लिखना था आपको कि जो आपका कार्बन है अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा C-4 ऋणायन बन जाएगा, जो कि लेना आसान है। उसके लिए आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या बना लेगा, C-4 ऋणायन। यही पूछ रहा है आपसे कि कौन सा परिवर्तन होगा, तो इलेक्ट्रॉन लेगा ये। दूसरा क्या था आपका, निम्नलिखित यौगिकों के नाम लिखिए। मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर आप IUPAC और ये कर लेते हो क्या, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, तो आपका इस बार कंफर्म आएगा। और दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी आई हुई है और आपकी जो IUPAC नेमिंग है वो भी आई हुई है, ठीक है। तो इसके देखेंगे तो ये क्या था, 1 2 3 कार्बन थे, लेकिन फर्स्ट कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ था आपका, क्लोरो। Cl जुड़ा हुआ था, इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, नाम हो जाएगा आपका 1 क्लोरो प्रोपेन। क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो प्रोपेन, या इसको आप लिख सकते थे क्लोरोप्रोपेन। उसके बाद दूसरा था आपका, दूसरे में देख सकते हो आप क्या है, 1 2 3 कार्बन है, लेकिन जो आपका कार्बन है, दूसरा कार्बन है, उस पर क्या जुड़ा हुआ है आपका, कीटोन समूह। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन। क्या हो जाएगा नाम, प्रोपेनॉन। क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन। अगर ये नहीं करना था तो आपको फिर ये करना था नीचे वाला कि एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, क्या होता है जबकि। अब देखो आपको पता है कि जब कोई अम्ल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण, जल और CO2 बनाता है। इसका अगला क्वेश्चन था, एथेनॉल को अम्लीकृत K2Cr2O7 द्वारा ऑक्सीकृत किया जाता है। अब एथेनॉल को ऑक्सीकृत करोगे तब आपका बनेगा एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करवाते हैं। अब एथेनोइक अम्ल की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करवाओगे तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका क्षार है, एथेनोइक अम्ल है, अम्ल और क्षार क्रिया करें तो लवण और जल बनाएंगे। सेक्शन डी में था आपके मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना था। पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए छोटी आंत के कार्य को समझाइए। अब आपको पता है कि छोटी आंत के अंदर आपके वो क्या कहते हैं, उसको अंगुली समान प्रवर्त पाए जाते हैं, जिसको कहते हैं दीर्घ रोम। क्या कहते हैं, दीर्घ रोम। और उसकी कार्यप्रणाली बतानी थी आपको, या इसकी जगह आप कर सकते थे मानव की स्वतंत्र तंत्र का नामांकित चित्र और गैसों के विनिमय के लिए मानव के कार्य को समझाइए। मतलब यहाँ पर आपको लिखना था कि मानवों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार होता है। उसके बाद लेंस के आवर्धन को परिभाषित कीजिए। अब लेंस का आवर्धन बताना था आपको, लेंस का आवर्धन परिभाषित करना था। उसके बाद इसमें था प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम। पेपर का लेवल मीडियम था, इतना हाई नहीं था, आप कर सकते थे, आवर्धन की भी परिभाषा कर सकते थे। अब प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम लिख सकते थे। अब आवर्धन क्या था आपका, बिंब की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई का अनुपात था आपका। और इसका प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम क्या लिखने थे आपको, परावर्तन के दोनों नियम लिखने थे आपको कि जो तीनों होते हैं, कौन कौन तीनों, कि एक तो आपकी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा था आपका तीसरा इसका 19 का, एक उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना दर्शाने का किरण चित्र बनाइए जबकि अनंत पर स्थित हो। अब उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना दर्शाने का किरण चित्र बनाना था, बिंब कहाँ था, अनंत पर, तो चित्र का बन था फोकस पर।
अब इसी का अथवा में दिए थे आपको लेंथ सूत्र, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये लेंथ सूत्र था। स्नेल का अपवर्तन नियम, तो ये लिखना था आपको sin i अपॉन sin r, और वो कैसा होता है, कांस्टेंट। कैसा होता है, कांस्टेंट। हिंदी लिखनी थी इसकी आपको, और ये भी लिखना था। फिर क्या था आपका, एक उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना दर्शाने का किरण चित्र बनाइए जबकि बिंब अंत पर स्थित है। ये भी आपको किरण आने की बनाना था। अगला क्वेश्चन था आपका 20वां, प्लास्टर ऑफ पेरिस जब जल के मिलाने के प्रभाव को समझाइए। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी के अंदर आप जल मिलाते हो तो क्या बन जाता है आपका, जिप्सम बन जाता है, जो जम जाता है। उसी के साथ जल की अभिक्रिया लिखनी थी, यानी अभिक्रिया लिखनी थी आपको, कौन सी, क्या, पीओपी और H2O के साथ अभिक्रिया करें जिप्सम बनता है, वो रासायनिक समीकरण लिखना था आपको इसमें। या फिर ये नहीं करना तो ये कर देते आप कि जलीय कॉपर सल्फेट और धोने का क्रिस्टलीय अणुओं में उपस्थित क्रिस्टलन जल के आधार पर विभेद करना था कि किसमें कितने जल के अणु हैं। उसके बाद दूसरा था क्रिस्टलीय कॉपर सल्फेट को गर्म करने से उसके निम्नलिखित गुणों पर पड़ने वाले प्रभाव को समझाइए, जैसे क्रिस्टलन के जल का क्या होगा और क्रिस्टलन रंग का क्या होगा। यह था आपका पेपर जिसका लेवल मीडियम था, और एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया है। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए हुए हैं। अब लास्ट में आपसे यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद और अपना स्कोर चेक करने के बाद अब कमेंट बॉक्स में अपने नंबर ज़रूर बताएं कि सर मेरे इतने नंबर आ सकते हैं इस पेपर के अंतर्गत। शतरांक को नहीं गिने, ओनली 80 में से बताएं कि इतने नंबर आ सकते हैं। अपने अपने नंबर कमेंट जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।